हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स डे। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक मेनिया सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो आज फिजिक्स के टॉपिक मेनिया सीरीज़ में हम लोग वापस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारे मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जेईई मेन 2023 में ही जनवरी अटेम्प्ट में ही काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इस पर पूछे गए हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कि बहुत थोड़ी सी हमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत होती है, बहुत बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स पे थ्योरेटिकल होते हैं, और अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाली प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो वो भी बहुत आसान ही आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और हमारे हिसाब से ये जनवरी अभी जो अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है जेईई मेन का, उसमें भी इस पर बेस्ड इसी टाइप के थ्योरेटिकल या फिर बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम्स पूछे जाने चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर आपको समझना हो तो जैसे यहाँ पर एक एनिमेशन भी दिखाया गया है, इसके हेल्प से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। ये पूरा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही सेटअप है। यहाँ पर ये कोई मेटल पीस है, इस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके इंसिडेंट होती है। तो जब ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने के बाद दूसरे प्लेट पे ऑब्जॉर्व होते हैं, और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होती है, जिससे इस सर्किट में करंट का फ्लो होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इनसे एसोसिएटेड जो करंट है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। हालांकि फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि ये कोई अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले प्रोसेस में इमिट हुए हैं, इसलिए हम लोग इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इसके कुछ बेसिक थ्योरी पे और बात कर लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसा कि यहाँ पर ये सेटअप दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं। सबसे पहली बात इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखने की, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है। ये सबसे पहली बात है। एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल नेचर से ये एक्सप्लेन होता है, लेकिन पार्टिकल नेचर से अगर ये एक्सप्लेन हो भी रहा है तो भी यहाँ पर हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात पर ध्यान देना है कि पार्टिकल नेचर में हम लोग जिस पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं वो पार्टिकल यहाँ पर क्या है, फोटॉन है। जिस पार्टिकल की हम लोग बात करते हैं वो पार्टिकल है फोटॉन। और लाइट का जो पार्टिकल है फोटॉन, उसके साथ एक मज़ेदार बात यह है कि इसमें कोई मास नहीं है, ये मटेरियल पार्टिकल के जैसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है। एनर्जी और मोमेंटम को ये कैरी करता है। अब जब फोटॉन के पास मास नहीं है तो ये एनर्जी और मोमेंटम कैरी कर भी रहा है, तो हम लोग उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक मज़ेदार बात देखने को मिलेगी कि जब हम लोग फोटॉन के एनर्जी की बात करते हैं तो फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एच न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करेंगे तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, वेव से मिलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग किस नेचर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर से। पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करने के लिए जिस पार्टिकल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो पार्टिकल क्या है, फोटॉन। फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो मटेरियल पार्टिकल से थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कोई मास नहीं है, फिर भी ये एनर्जी और मोमेंटम को कैरी कर सकता है। फोटॉन की एनर्जी को अगर हमें लिखना हो तो E = एच न्यू लिखते हैं या फिर एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वेव की होगी। तो वापस हम लोग कहाँ चले आ रहे हैं, वेव पे ही चले आ रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना। इसको एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, जहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ। जैसे अगर हम लोग रेड लाइट की बात करें, ब्लू लाइट की बात करें, येलो लाइट की बात करें, तो उस लाइट के करस्पॉन्डिंग वेव की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है। तो पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात हम लोग और देखें कि भाई ठीक है, चलिए ये पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा है, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, फिर भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेव के साथ एसोसिएटेड हैं। जैसा कि हमने एनर्जी को लिख दिया और मोमेंटम को भी लिख सकते हैं। मोमेंटम लिखना हो तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम लोग दूसरी बात ये देखें कि जैसे अभी हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इसके पहले हम लोगों ने देखा, तो वहाँ पर हमने एक ऐसे मेटल का सरफेस लिया हुआ है। मान लेते हैं ये कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे हम लोग कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम को इंसिडेंट कराते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट कराते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम लोग इस पे इंसिडेंट कराते हैं और इंसिडेंट कराते समय फ्रीक्वेंसी को जब हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे होते हैं, तो देखिए कि फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे फोटोन की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है तो यहाँ पर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के लिए ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। A minimum frequency is required for emission of electron from a given surface। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रिक्वायर्ड है जिससे कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकें। तो ये इमिशन हमें तब देखने को मिलेगा जब फ्रीक्वेंसी न्यू या तो ज़्यादा हो या बराबर हो किसके? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। एक ये कंडीशन आती है। अच्छा, जब हम लोग एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। तो वेवलेंथ की एक लिमिट है, एक मैक्सिमम से ज़्यादा वेवलेंथ हम लोग नहीं ले सकते इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए। तो इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ पर लैम्डा की जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो लैम्डा या तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो या उससे छोटा हो तो ही बात बनेगी। लैम्डा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपस में रिलेटेड ही हैं। तो जैसे अगर मैं लिखूँ एच न्यू टी एच, एच न्यू थ्रेशोल्ड, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जी बन रही है किसी भी फोटोन की, इस एनर्जी को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। तो किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है वो तो एच न्यू हो सकती है। एच न्यू क्या है? फोटोन की एनर्जी। लेकिन उस फोटोन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट एमिट कराने के लिए सफिशिएंट हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको हम लोग मेटल का वर्क फंक्शन बोलते हैं या फिर सरफेस का वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ऑफ गिवन सरफेस। जो भी सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये उस सरफेस का वर्क फंक्शन है। तो अब हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि भाई एक मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी फोटोन के थ्रू सरफेस को, तब तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इजेक्ट करने में खर्च हो जाएगी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा एनर्जी देनी हो तो हमें फोटोन को इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी देनी होगी। उस केस में क्या होता है कि अगर हमने कोई ऐसी एनर्जी दी फोटोन को जिसमें फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेयर न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू टी एच, तो उस केस में क्या होगा कि इसमें जो एनर्जी है फोटोन की वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो इसमें से कुछ एनर्जी जो कि वर्क फंक्शन के बराबर है वो तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इजेक्ट करने में खर्च हो जाएगी। उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है वो रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो सारी एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल तो गई, लेकिन जब वो सरफेस से बाहर आया तो बाहर आते आते उसके इतने कोलिजन्स हो गए कि उसने ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी उसमें से लूज़ कर दी। तो हो सकता है कि हमने वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन भेजा हो, उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन जब बाहर इजेक्ट हो रहा हो तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिलने के बाद जो उसकी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी थी उसको भी उसने कहीं ना कहीं लूज़ कर दिया हो।
तो इलेक्ट्रॉन एक मिनिमम एनर्जी 0 के आसपास की एनर्जी से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिसको ये एनर्जी मिलने के बाद वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी उसने लूज़ की हो, लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी थी वो सारी एनर्जी को लेके किसी तरह से बाहर आ जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग एनर्जी है उसको हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करते हैं। एच न्यू बराबर 5 + k मैक्स, इस तरह से लिखते हैं। ये प्लैंक्स आइंस्टाइन इक्वेशन है। सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ये दोनों मिलके किसके बराबर हो जाते हैं? फोटॉन के, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी के बराबर। इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू की जगह पे एच सी बाई लैम्डा लिखा जा सकता है, वर्क फंक्शन 5 लिख सकते हैं प्लस के मैक्स, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड लिख सकते हैं प्लस के मैक्स लिख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें। अब यहाँ पर एक दो बातें और हैं कि जैसे सपोज़ करिए हमें कोई एक सरफेस ऐसा मिल गया है, इस पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट कराना शुरू किया जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू विच इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करें कि इस फ्रीक्वेंसी को तो फिक्स रखें, लेकिन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स को अगर हम लोग बढ़ा दें, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स अगर इनको किसी तरह से बढ़ा दिया जाए फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए, फ्रीक्वेंसी को सेम रखें और नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स बढ़ा दें, तो जब इंसिडेंट फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनका कोलिजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो करंट भी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर जो करंट हमें मिल रही होती है उसमें हम लोग सैचुरेशन करंट की बात करते हैं। सैचुरेशन करंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर जाएगा कब? जब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स को हम लोग बढ़ा देंगे। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स बढ़ने चाहिए। तो किसी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हमने नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स को बढ़ाया, इसका मतलब हमने क्या किया है? इंटेंसिटी को भी बढ़ाया, इंटेंसिटी को भी बढ़ा दिया। इंटेंसिटी के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। इंटेंसिटी पे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि इंटेंसिटी को हम लोग दो तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तरीका क्या है? फ्रीक्वेंसी को चेंज न किया जाए, इंसिडेंट फोटॉन के नंबर्स को बढ़ा दिया जाए, इस तरह से पावर ऑफ सोर्स को बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसमें वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज न करें, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दें, तो भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज नहीं किया तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा। तो वहाँ पर जो सैचुरेशन करंट है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, सैचुरेशन करंट में सिग्निफिकेंट चेंज आपको तभी देखने को मिलेगा जब हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज करेंगे, तभी। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं, जब हमने किसी भी फोटॉन को इंसिडेंट करा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी, और जो सबसे तेज़ चलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर हम लोग किसी भी तरह से सर्किट में करंट के फ्लो को रोकना चाहते हैं तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ता है जो सबसे तेज़ चल रहा होता है। तो सबसे तेज़ चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम लोग किसी भी तरह से रोक दें, और इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम लोग एक नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो उस नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों मिलके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए तो सबसे तेज़ चलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोका जा सकता है। यहाँ पर जो V0 है इसको हमने बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि भाई ये जो सबसे तेज़ चलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर का एक नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। और ये जो सबसे तेज़ चलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? या तो इंसिडेंट फोटॉन के वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे
लेकिन उसका इंटेंसिटी से सीधा सीधा रिलेशन नहीं है। तो जब भी हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे उसको फ्रीक्वेंसी से या वेवलेंथ से रिलेट कराना होगा। जब भी हम लोग सैचुरेशन करंट की बात करेंगे उसको हम लोग इंटेंसिटी से रिलेट कराएंगे या नंबर ऑफ फोटॉन से उसको रिलेट कराएंगे। बस इन बातों का ध्यान रखिए और इसके बाद आप इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए एक बार देखते हैं कि इस बार जेईई मेन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या दिया इसमें, फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर करेक्ट। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पूछा गया है। जैसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट है द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल के वर्क फंक्शन पे। ऐसा बोलना सही है क्या, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हमने इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पहला ऑप्शन इसका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। सैचुरेशन करंट की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। तो ये बात तो सही है, सैचुरेशन करंट कब बढ़ेगा, जब हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। थर्ड ऑप्शन है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से जो भी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसके फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये भी गलत है एक तरह से, क्योंकि ये इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये बात गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो अगर हम लोग एक्चुअली देखें तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है, बी, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार सी ऑप्शन को हम लोग वापस से वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, बी और सी भी, और बी वाले दो ही ऑप्शन हैं। तो सी स्टेटमेंट एक बार और केयरफुली पढ़ लेते हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो सीधे सीधे इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो अपना सही आंसर क्या है, बी ओनली। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था। आगे देखते हैं और क्या पूछा गया है। 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 2, देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। पावर का इंटेंसिटी के साथ सीधा सीधा रिलेशन है, पावर अपॉन एरिया हो जाता है इंटेंसिटी। तो पहले वाले में जो पावर बोला है उसको इंटेंसिटी से आप रिलेट कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स, ये बात तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये बात भी सही है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा और प्रिसाइज होकर सोचना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट पे थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बात की है पावर की। तो पावर में क्या है, दो चीज़ें आ जाती हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, दूसरा वाला भी सही है। और अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें क्या दूसरे वाले से फर्स्ट एक्सप्लेन भी हो रहा है, सेकंड से फर्स्ट एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन पावर के साथ इसमें थोड़ा सा ये एम्बिगुअस सिचुएशन बना देता है। तो एक्चुअली होता ही है कि जैसे अगर हम लोग एक फोटोन की एनर्जी को लिखते हैं एच न्यू, मान लीजिए 1 सेकेंड में n नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंसिडेंट हो रहे हैं तो यही पावर बनता है, और इसको एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो यही है इंटेंसिटी। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार हम लोग वापस ध्यान देते हैं। तो अगर हम लोग पावर की बात करें तो इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड है, ध्यान दीजिए, है ना।
और कई बार क्या होता है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी को सेम रख के नंबर ऑफ फोटॉन्स को ही चेंज करें तो हम लोग इंटेंसिटी या पावर को तब भी बदल सकते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई रेड लाइट का कोई बल्ब है, तो ये हो सकता है 5 वाट का भी मिल जाए, 15 वाट का भी मिल जाए। तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को तो नहीं बदला, है ना। हमने यहाँ पर क्या बदला है, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स को बदला है। तो बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए भी पावर को चेंज किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो भी पावर चेंज किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करके भी पावर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। ये बोलना सीधा सीधा सही नहीं है, ये बिल्कुल डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर। अच्छा, डज नॉट डिपेंड बोला हुआ है तो ये पावर पे तो डिपेंड करेगा। ये पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स। ये पावर ऑफ द लाइट सोर्स पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है अपना, फर्स्ट वाला है। एक बार और देख लेते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं क्या, तो बिल्कुल है। यहाँ 29 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसमें क्या बोला है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ मटेरियल इज 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500, ध्यान दीजिए कि ये जो 5500 एंगस्ट्रॉम की बात की जा रही है ये विजिबल रीजन में है। ध्यान दीजिए ये किस में है, विजिबल रीजन में। दी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम है जो कि विजिबल रीजन में है। अब आगे बोला है फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ दिस मच वॉट इंफ्रारेड, दिस मच वॉट इंफ्रारेड, दिस मच वॉट अल्ट्रावायलेट, दिस मच वॉट अल्ट्रावायलेट। 2 इंफ्रारेड है, 2 अल्ट्रावायलेट है। तो इंफ्रारेड का जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रीजन से कम हो जाता है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रीजन में आ रही है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो या तो बड़ी हो या बराबर हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो विजिबल रीजन से बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए और इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेंगी, हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेंगी, इंफ्रारेड रीजन में नहीं मिलेंगी। तो अल्ट्रावायलेट से चाहे वो कितने ही वाट का क्यों ना हो, दोनों से इमिशन होगा। चाहे वो कितने ही कम वाट का हो या कितने ही ज़्यादा वाट का हो, कोई मैटर नहीं करता। अल्ट्रावायलेट वाले दोनों इसमें इमिशन कराएंगे। तो सी और डी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि थ्योरेटिकली कितने आसान आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस की हम लोग उम्मीद और कर सकते हैं अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।